उस समय रमेश की उम्र लगभग 22 से 23 साल की थी। और आप लोगों को तो पता ही है कि गांव में इस उम्र में लोग बच्चों के बाप बन जाते हैं। यानी कि 22 से 23 साल की एज तक गांव के लड़कों की शादी तो हो जाती है। हाँ, तो रमेश की भी शादी हुए लगभग 4-5 साल हो गए थे और 1.5-2 साल पहले ही उसका गौना हुआ था। उस समय रमेश घर पर ही रहता था और अपनी एमए की पढ़ाई पूरी कर रहा था। यह घटना जब घटी उस समय रमेश एक 20 से 25 दिन की सुंदर बच्ची का पिता बन चुका था। हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि रमेश की बीवी बहुत ही निडर स्वभाव की महिला थी। यह गुण बताना इसलिए आवश्यक था कि इस कहानी की शुरुआत में इसकी निडरता अहम भूमिका निभाती है। एक दिन की बात है कि रमेश की बीवी ने अपनी निडरता का परिचय दिया और अपनी नन्ही बच्ची, जो कि उसकी उम्र लगभग 1 माह से भी कम, उसने अपनी बच्ची और रमेश को बिस्तर पर सोता हुआ छोड़ 4 बजे सुबह उठ गई। गांव में आजकल तो लोग टॉयलेट घर पर ही बनवाने लगे हैं, पर 10-12 साल पहले अधिकतर घरों की महिलाओं को नित्य क्रिया दिशा मैदान हेतु घर से बाहर ही जाना पड़ता था और घर की सब महिलाएं नहीं तो कम से कम 2 एक साथ घर से बाहर निकलती थीं। ये महिलाएं सभी लोगों के जगने से पहले ही ब्रह्म मुहूर्त में जगकर खेतों की ओर चली जाती थीं। ऐसा नहीं था कि रमेश की बीवी पहली बार 4 बजे जगी थी। वो प्रतिदिन 4 बजे ही जगती थी, पर निडरता का परिचय इसलिए कह रहा हूँ कि और दिनों की तरह उसने घर के किसी महिला सदस्य को जगाया नहीं और अकेले ही दिशा मैदान हेतु घर से बाहर निकल पड़ी। दरअसल गांव में जिस औरत का बच्चा 6 माह से भी कम हो उसको अलवांती बोलते हैं और ऐसा कहा जाता है कि ऐसी महिला पर भूत प्रेत की छाया जल्दी पड़ती है या भूत प्रेत ऐसी महिला को जल्दी चपेट में ले लेते हैं। इसलिए ये अलवांती महिलाएं जिस घर में रहती हैं वहाँ आग जलाकर रखते हैं या कुछ लोग इनके तकिए के नीचे चाकू आदि रखते हैं। खैर, रमेश की बीवी ने अपनी निडरता दिखाई और वो निडरता उस पर भारी पड़ी। वो अकेले घर से काफ़ी दूर खेतों की ओर निकल पड़ी। हुआ या कि उसी समय पंडित जी के सिरफल यानी बेल के पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल उधर घूम रही थी और न चाहते हुए भी उसने रमेश की बीवी पर अपना डेरा डाल दिया। हाँ, फर्क सिर्फ इतना था कि वह पहले दूर दूर से ही रमेश की बीवी का पीछा करती, पर अंत में उसने अपने आप को रोक नहीं पाई और जैसे ही उसने रमेश की बीवी को अकेला देखा वो उस पर सवार हो गई। वैसे रमेश भी लगभग 5 बजे जगा और भैंस बकरियों को चारा देने के लिए घर से बाहर चला गया। जब वह घर में वापस आया तो अपनी बीवी की हरकतों में बदलाव देखा। उसने देखा कि बच्ची रो रही है, पर उसकी बीवी आराम से पलंग पर बैठकर पैर पसारे हुए कुछ गुनगुना रही है। रमेश एक बार अपनी रोती हुई बच्ची को देखा और दूसरी बार दांत निपोड़ते और पलंग पर बेखौफ बैठी अपनी बीवी को। उसको गुस्सा आया और उसने बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया और अपनी बीवी पर गरजा, बच्ची रो रही है और तुम्हारे कान पर जो तक नहीं रेंग रही है। रमेश की बीवी ने तो रमेश के इस गुस्से को नज़रअंदाज कर दिया और अपने में ही मस्त बनी रही। रमेश का गुस्सा और बढ़े इससे पहले ही रमेश की भाभी वहां आ गई और रमेश की गोदी में से बच्ची को लेते हुए उसे बाहर जाने के लिए कहा। रमेश का गुस्सा तो अब और भी बढ़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आज क्या हो रहा है। जो औरत यानी कि जो उसकी बीवी अपने से बड़ों के उस घर में आते ही पलंग पर से खड़ी हो जाती थी, वही बीवी आज उसके भाभी के आने के बाद भी पलंग पर आराम से बैठी मुस्कुरा रही है। खैर, रमेश तो कुछ नहीं समझा, पर उसकी भाभी को सब कुछ समझ में आ गया। वे हंसने लगी। रमेश को अपनी भाभी का हंसना मूर्खतापूर्ण लगा और वह अपने भाभी से बोल पड़ा, अरे आपको क्या हुआ, ये उल्टी पुल्टी हरकतें कर रही है
और आप हैं कि हंसे जा रही हैं। रमेश के इतना कहते ही उसकी भाभी ने उसे मुस्कुराते हुए ज़बरदस्ती बाहर जाने के लिए कहा और यह भी कहा कि बाहर से दादाजी को बुला लीजिए। भाभी के इतना कहते ही कि दादाजी को बुला लाइए, रमेश सब समझ गया और वह बाहर ना जाकर अपनी बीवी के पास ही पलंग पर बैठ गया। इतने ही देर में रमेश के घर की सभी महिलाएं वहां इकट्ठा हो गई और अगल बगल के घरों के कुछ लोग भी वहां आ गए। वैसे आप लोगों को तो पता ही है कि गांव में इन सब बातों को फैलते देर नहीं लगती, और तो और अगर बात भूत प्रेत की हो तो और भी लोग मज़े ले लेकर तेज़ी से खबर फैलाते हैं। हाँ, तो अब मैं आपको बता दूं कि रमेश के कमरे में लगभग 10-12 मर्द औरतों का जमावड़ हो चुका था और रमेश ने भी सबको मना कर दिया कि ये खबर खेतों की ओर गए दादाजी के कान तक नहीं पहुंचनी चाहिए। दरअसल वह अपने आप को लोगों की नज़रों में बहुत बुद्धिमान और निडर साबित करना चाहता था। वह तनकर अपनी बीवी के सामने बैठ गया और अपनी बीवी से कुछ जानने के लिए प्रश्नों की बौछार कर दी। रमेश ने पूछा, कौन हो तुम? रमेश की बीवी कुछ न बोली, केवल मुस्कुरा कर रह गई। रमेश ओझाओं की तरह फिर गुर्राया, मुझे ऐसा वैसा ना समझ, मैं तुझे भस्म कर दूंगा। रमेश की बीवी फिर से मुस्कुराई, पर इस बार थोड़ा तनकर बोली, तुम चाहते क्या हो? बहुत सारे लोगों को वहां पाकर रमेश थोड़ा अकड़ेबाजों जैसा बोला, तू मत बोल, मेरे साथ रिस्पेक्ट से बात कर। तुझे पता नहीं कि मैं ब्राह्मण कुमार हूँ और उस पर भी बजरंगबली का भक्त। रमेश के इतना कहते ही उसकी बीवी, जो कि चुड़ैल से पीड़ित, थोड़ा सा पका कर बोली, मैं पंडित जी के श्रीफल पर की चुड़ैल हूँ। अपनी बीवी के मुख से इतना सुनते ही रमेश को और भी जोश आ गया। उसे लगा कि अब मैं वास्तव में इस पर काबू पा लूँगा। वहाँ खड़े लोग कौतूहल पूर्वक रमेश और उसकी बीवी की बातों को सुन रहे थे और मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। रमेश फिर बोला, अच्छा, पर तूने इसको पकड़ा क्यों? तुझे पता नहीं कि यह एक ब्राह्मण की बहू है और नियमित पूजा पाठ भी करती है? रमेश की चुड़ैल पीड़ित बीवी बोली, मैंने इसको जानबूझकर नहीं पकड़ा, इसको पकड़ना तो मेरी मजबूरी हो गई थी। या इस हालत में अकेले बाहर गई क्यों? खैर, अब मैं जा रही हूँ, मैं खुद ही अब अधिक देर यहाँ नहीं रह सकती। रमेश अपने बीवी की इन बातों को सुनकर बोला, क्यों, क्या हुआ, डर गई ना मुझसे? रमेश के इतना कहते ही फिर उसकी बीवी मुस्कुराई और बोली, तुमसे क्या डर, मैं तो उससे डर रही हूँ जो इस घर पर लटक रहा है और मुझे जला रहा है। अब उसका ताप मुझे सहन नहीं हो रहा है। दरअसल बात यह थी कि रमेश के घर के ठीक पीछे एक पीपल का पेड़ था और गांव वाले उस पेड़ को बांसदेव बाबा कहते थे। लोगों का विश्वास था कि इस पेड़ पर कोई अच्छी आत्मा रहती है और वह सबकी सहायता करती है। कभी कभी तो लोग उस पीपल के नीचे जेवनार आदि भी चढ़ाते थे और इस पीपल की एक डाली रमेश के घर के उसी कमरे पर लटकती रहती थी जिसमें रमेश की बीवी रहती थी। चुड़ैल यानी रमेश अपनी बीवी की बात सुनकर रमेश हंसा और बोला, जा मत, यहीं रह जा, हमारी एक बीवी है, वैसे ही तुम एक और। रमेश के इतना कहते ही वह चुड़ैल हंसी और बोली, ये संभव नहीं है। रमेश बोला, तो तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती? रमेश बोला, अरे भाई, गरीब ब्राह्मण हूँ, कुछ कमाता धमाता तो हूँ नहीं, तू रहेगी जो थोड़ा धन दौलत लाती रहेगी। रमेश के इतना कहते ही वो चुड़ैल बोली, तू बहुत चालू है, और हाँ, यह भी सही है कि हमारे पास बहुत सारा धन है, पर उस पर हमारे लोगों का पहरा रहता है। अगर कोई इंसान वह धन लेना चाहे तो हम लोग उसका अहित कर देती हैं। और एक बात, और वह धन तुम जैसे जीवित प्राणियों के लिए नहीं है। रमेश अब थोड़ा शांत और शालीन स्वभाव में बोला, अच्छा ठीक है, तुम ज़रा कृपा करके एक बात बताओ कि क्या ये भूत प्रेत होते हैं? क्या तुमने कभी भगवान को देखा है? आखिर तुम हो कौन?
और तो और क्या पहले तुम भी इंसान ही थी? चुड़ैल भी थोड़ा शांत थी और शांत थे वहाँ उपस्थित सभी लोग, क्योंकि सब लोग इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते थे। चुड़ैल ने एक गहरी सांस भरा और कहना शुरू किया, भगवान क्या है मुझे नहीं मालूम, पर कुछ हमारी जैसी आत्माएं भी होती हैं जिनसे हम लोग बहुत डरते हैं और उनसे दूर रहना ही पसंद करते हैं। हम लोग उनसे क्यों डरती हैं यह भी मुझे नहीं पता। वैसे हम लोग पूजा पाठ करने वाले लोगों के पास भी नहीं भटकना पसंद करते और मंत्रों आदि से भी डरते हैं। रमेश फिर पूछा, खैर ये बताओ कि तुम इसके पहले क्या थी? तुम्हारा घर कहाँ था? और तो और तुम चुड़ैल कैसे बन गई? चुड़ैल ने रमेश की बातों को अनसुना करते हुए कहा, नहीं नहीं, अब मैं जा रही हूँ अब, और मैं यहाँ नहीं रुक सकती, वे आ रहे हैं। चुड़ैल के इतना कहते ही कोई तो कमरे में प्रवेश किया और रमेश को डांटा, रमेश ये सब क्या हो रहा है? क्या मजाक बनाकर रखे हो? रमेश कुछ बोले इससे पहले ही क्या देखता है कि उसकी बीवी ने साड़ी का पल्लू झट से अपने सर पर रख लिया और हड़बड़ाकर पलंग पर से उतरकर नीचे बैठ गई और धीरे धीरे मेरी बेटी कहते हुए रमेश की भाभी की गोद में से बच्ची को लेकर दूध पिलाने लगी। रमेश ने एक दृष्टि अपने दादाजी की ओर डाला और मन ही मन बुदबुदाया, आपको भी अभी आना था, सब खेल बिगाड़ दिए, आधे घंटे बाद आते तो क्या हो जाता। वैसे चुड़ैल के जाने के बाद रमेश की बीवी एकदम से ठीक हो गई थी। हाँ तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।